सुप्रभात बच्चों। मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 में पाठ 16 विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? पहले तो आपको विराम का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। विराम का मतलब होता है ठहराव। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकना। और चिन्ह का मतलब होता है मार्क या साइन। तो जब हम अपनी भाषा के लेखन के समय कहीं पर अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, ज़्यादा देर के लिए रुके हैं, या किसी विशेष चीज़ को दिखाना चाहते हैं, या आगे आने वाली बात को दर्शाना चाहते हैं, दो शब्दों के जोड़े को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। अब बात आती है कि भाषा में इनकी आवश्यकता क्यों है। जब हम बोलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तब तो हम अपने जो अपनी आवाज़ है उसको ऊंचा या नीचा करके या अपने भावों के अनुसार उसे बदल कर बता सकते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तब हम ये दिखा नहीं सकते। इसके लिए हमें चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, तब इन चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो लेखन के समय विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, मौखिक जब हम बात करते हैं तब नहीं। एक वाक्य के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगी कि एक बार एक चोर भाग रहा था और पुलिस वाला उसके पीछे था, उसका पीछा कर रहा था। तो पुलिस वाले ने कहा, चोर को पकड़ो मत, जाने दो। ठीक है, जबकि उसे रुकना कहाँ चाहिए था, चोर को पकड़ो मत जाने दो। तो केवल जो एक साइन था, ठीक है, वैसे तो ये मौखिक बात थी, लेकिन अगर हम इसे लिखित में लिखना चाहें कि अगर हम उसे लिखित में लिखेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए वहाँ हम रुके ही नहीं, और जहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए था हम वहाँ पर रुक गए। अगर इस वाक्य में चोर को पकड़ो के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता तो ये हो जाता, चोर को पकड़ो मत जाने दो। लेकिन अगर हमने चोर को पकड़ो मत के बाद अल्प विराम का प्रयोग कर दिया तो ये वाक्य पूरी तरह से बदल गया। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन क्या आ जाएगी, चोर को पकड़ेंगे नहीं बल्कि वो तो भाग जाएगा। ठीक है, तो अगर विराम चिन्हों का उचित प्रयोग लिखित भाषा के समय न किया जाए तो उसका पूरा पूरा अर्थ बदल जाता है। इसलिए लिखित भाषा के समय पूर्ण विराम का जो जो चिन्हों का जो प्रयोग है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करते हैं विराम चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, विराम चिन्ह कहते किसे हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक बार और देख लीजिए। लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को ही क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है इसमें 7 चिन्हों का जिक्र किया गया है, जिनके बारे में अब हम पूर्ण रूप से जानकारी ग्रहण करेंगे। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम का मतलब होता है, पहले तो आपका इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। पूर्ण का मतलब है पूरा और विराम का मतलब है रुकना। तो पूरी तरह से रुक जाना। तो पूरी तरह से रुक जाना का मतलब है एक वाक्य के खत्म होने के बाद रुकना। ठीक है, इसका पूर्ण विराम का प्रयोग भी वाक्य के खत्म होने के बाद किया जाता है। ठीक है, जब हम वाक्य लिखते हैं तो अगर हमें ये लगता है कि हमारा वाक्य पूरा हो गया है, उस वाक्य में हमें कुछ और नहीं जोड़ना है, तो हम उस वाक्य के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। हम उसके बाद जो अगला वाक्य शुरू करेंगे उसके भी पूरा होने के बाद दोबारा से पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ देखिए, मेरा भारत महान है। अब हम चाहे भारत की राजधानी नई दिल्ली है ये इसके आगे जोड़ना चाहें, लेकिन मेरा भारत महान है ये वाक्य तो हमारा पूरा हो गया है, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे। पूर्ण विराम का साइन होता है ये। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसके बाद भी हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वह होता है यह। अल्प विराम का चिन्ह, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और विराम का मतलब है रुकना। जब हमें वाक्य में कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक जैसे शब्दों में
को अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। इनमें सभी में समानता ये है कि ये महाद्वीप हैं और इनके नामों को एक साथ लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने जो चिन्हों का प्रयोग किया है ये है अल्पविराम। ओके, और यहाँ पर और आ गया था तो अल्प विराम की आवश्यकता नहीं है। वाक्य जब हमारा पूरा हो गया है तो हमने लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, तो जहाँ प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने के बाद जो हमारा वो वाक्य है अगर पूरा हो गया है तो हमें उसका उत्तर तो अभी नहीं मिला है ना, तो वहाँ पर उस कंडीशन में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, हमें यहाँ पर अपना उत्तर नहीं मिला है, हमने किसी से प्रश्न किया है, तो अभी हमारा उत्तर जब मिल जाएगा उत्तर के मिलने के बाद हम वहाँ पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है जोड़े को दर्शाने के लिए, दो शब्दों के जोड़े में इसका प्रयोग किया जाता है और ये होता है साइज में थोड़ा सा छोटा। अगर मैं अच्छी तरह से क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ देखिए योजक चिन्ह का जो साइन आपको दिखाया गया है, इसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा साइन यहाँ पर आपको दिखाया गया, इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है इस चिन्ह के बाद हमने जो बात कही है वो हम समझाना चाहते हैं। इससे पहले जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये है योजक चिन्ह। दोनों के साइज में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन आपको इसी की पहचान करनी है। अब हम बात करते हैं योजक चिन्ह की। तो योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के जोड़े में किया जाता है, चाहे भी जोड़े समानार्थक हों, निरर्थक हों, विलोम अर्थ वाले हों। ठीक है, कोई भी हो, जैसे पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायु देते हैं तो पेड़ और पौधे का जोड़ा यहाँ पर बनाया गया है। संसार में अनेक जीव जंतु हैं तो जीव जंतु का जोड़ा यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम विलोम अर्थों की बात करें तो जैसे जीवन में सुख दुख तो आते ही रहती हैं तो वहाँ पर विलोम अर्थों में दो जोड़ों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आई होप्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आप सभी को पता ही है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, जो लगाया जाता है इस प्रकार से। ओके, तो जब हम किसी बहुत बड़ी खुशी को, दुख को, घृणा यानी ईर्ष्या को या हैरानी को प्रकट करना चाहते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे बाप रे, यहाँ तो कोई नहीं है, यानी क्या बताया गया है, हैरानी दिखाई गई है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर हैरानी और खुशी दोनों चीजें हो सकती है। वाह तो हम खुशी में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा विस्मयादि बोधक चिन्ह। दूसरी बात, विस्मयादि बोधक चिन्ह इन जो ये हमारे शब्द होते हैं ना जो इस भाव को दर्शाते हैं इनके बाद लगाया जाता है, जबकि बाकी चिन्ह जैसे पूर्ण विराम है वो अंत में लगाया जाता है, अल्प विराम एक शब्द के बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक शब्द जो हमारे पर्टिकुलर जो भाव को बता रहे हैं उनके बाद लगाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आप इसे अच्छी तरह से बोलना सीख लीजिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होता है दो प्रकार का, जिसे आप सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसे बोला जाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से और दोहरा उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाया जाता है? जब हम किसी व्यक्ति विशेष के उपनाम, पुस्तक, कविता या किसी कवि के नाम को दर्शाना चाहते हैं, अपने वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दर्शाना चाहते हैं, उसको विशेष बनाने के लिए कहा जा सकता है, उसको विशेष बनाने के लिए हम वहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन महान कवि थे, तो बच्चन शब्द को हम यहाँ पर विशेष बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। दोहरे उद्धरण चिन्ह में देखिए, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के कथन को ज्यों का त्यों लिखना चाहते हैं, जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इस बात को उन्होंने यहाँ पर हमने विशेष व्यक्ति की बात को एज इट इज उठाकर लिखा है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, तो ऐसे वाक्यों में हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए लास्ट वन, लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है लघुता को दिखाने वाला, संक्षिप्तता को दिखाने वाला। यानी जब हम किसी शब्द को बड़ा न लिखकर छोटा करना चाहते हैं, जैसे हम डॉक्टर को लिखकर, डॉक्टर को ना लिखकर डो लिखकर यहाँ पर ये चिन्ह लगा देते हैं, इसे कहा जाता है लाघव चिन्ह। ये क्या करता है, ये बड़े शब्द को छोटे भाव में दिखा देता है। लेकिन इस चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी वर्ड के सामने ये लाघव चिन्ह लगाएं और सामने वाला इजीली उसे समझ जाए कि हाँ ये तो यही है। हम जैसे जो पंडित शब्द है उसमें भी लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ विशेष शब्दों में ही लगाया जाता है, किसी भी शब्द में आप इनको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। या तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम में, ताकि सभी लोग उनके नाम को जानते हैं तो वो इजीली उसे पहचान पाएंगे। जैसे जे.सी. बोस महान वैज्ञानिक थे, यानी जगदीश चंद्र बोस, यानी कि हमें नाम पता है इनका, इसलिए हम इजीली पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही शब्दों में लघुता दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके विराम चिन्ह। एक बार देख लीजिए, लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, और विराम चिन्ह लगाने से भावों को समझने में आसानी होती है, यानी जो बात हम कहना चाहते हैं उसे आसानी से समझा जा सकता है। तो आई होप सभी को यह पाठ अच्छी तरह समझ आया होगा, विराम चिन्ह। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, ओके, बाय बाय।